आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल स्वयं पर उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, जो हिंदी माध्यम से एक निशुल्क 15 सप्ताह का पाठ्यक्रम है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार को आयोजित की जाने वाली तमाम तकनीकी विषयों पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाओं के समानांतर भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत 2 श्रृंखलाएं हम लोग विशेष रूप से आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के व्याख्यान के माध्यम से हम लोग लगातार चला रहे हैं। उसी की कड़ी में जो हम प्रत्येक पूर्णवासी के दिन हम आयोजित करते हैं, चूंकि पूर्णवासी 1 मई को था, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण हम उसको आज आयोजित कर रहे हैं। और वह श्रृंखला है भारतीय ज्ञान प्रणाली भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा, जिसकी आज 12वीं कड़ी है, 12वीं श्रृंखला है, और जिसका विषय है भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से आग्रह किया था, क्योंकि मेरे पास इस विषय से संबंधित कई विद्वानों का आग्रह आया था कि यह विषय है, इस पर कोई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी कोई बात नहीं करता है और इस पर संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं है। तो मैं आचार्य जी से जब आग्रह किया, आचार्य जी ने अपनी स्वीकृति दी थी। सबसे पहले मैं आचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं और इसी कड़ी में सर का मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष भी हैं और जो है परिचय जब हमारी संचालिका महोदया संचालन करेंगी तो उस समय उस दौरान देंगी। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिनके लगातार मार्गदर्शन से हम लगातार इन आभासी कार्यक्रमों को आप लोगों तक सहज रूप से पहुंचा रहे हैं। आज की संचालिका सुश्री रूपा कुमारी का भी मैं हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप वाराणसी से जुड़ी हुई हैं महोदया, और इसके साथ साथ हमारे जितने सुधीजन श्रोता, चाहे भारत के विभिन्न प्रांतों या विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं बिना समय व्यतीत किए सीधे रूपा मैम से आग्रह करता हूं कि आज के कार्यक्रम की संचालन आप करें। हार्दिक स्वागत है महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शब्दों के मेल से ही बनती है भाषा की धारा, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जग सारा। भारतीय चिंतन की उस थाती का हम करें सम्मान, निपात की उस सूक्ष्म शक्ति का आज करें पहचान। नमस्कार। श्रेयम पोर्टल पर के माध्यम से संचालित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस गरिमामय अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, पांडिचेरी विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग प्रत्येक पूर्णमासी को भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा पर चर्चा का आयोजन करता है। इस कड़ी में आज हम 12वीं व्याख्यान श्रृंखला के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के व्याख्यान का विषय अत्यंत प्रासंगिक और गूढ़ है। भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा। अर्थ की गहराई को जो एक नया विस्तार दे दे, मौन पड़े वाक्यों को जो स्वर और आधार दे दे, निपात ही वह शक्ति है भारतीय चिंतन की, जो साधारण से शब्दों को भी विशेष अधिकार दे दे। इस विषय पर अपना पाथेय देने के लिए आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं श्रद्धेय आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी। सर, आपके वृहद अनुभव और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आपके योगदान से हम सभी परिचित हैं। आज आपके विचारों से हम सभी के ज्ञान कौशल में निश्चित ही अभिवृद्धि होगी। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और इस पूरी श्रृंखला के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर। आपकी दूरदृष्टि और मार्गदर्शन के बिना इस निरंतरता की कल्पना संभव ही नहीं थी। सर, आपका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता सह संचालक उमेश कुमार सर जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की
शुरुआत ईश्वर वंदना से होती है। आइए हम मानसिक रूप से माँ सरस्वती का नमन करते हुए इस बौद्धिक सत्र का शुभारंभ करें। आज का जो हमारा विषय निपात सुनने में भले ही लघु लगे, परंतु भारतीय भाषा चिंतन में इसका अत्यंत व्यापक स्थान है। आचार्य यास्क से लेकर पाणिनि तक निपातों को केवल शब्द नहीं बल्कि भावों का नियामक माना गया है। बिना निपात के न तो संवाद में स्पष्टता आती है और न ही वक्ता के मंतव्य की पूरी अभिव्यक्ति संभव है। आज आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी हमें इसी सूक्ष्म दर्शन की यात्रा पर ले चलेंगे। शब्दों के समंदर में अर्थों का किनारा है, भाषा की बारीकियों ने ही इसे संवारा है। निपात भले ही छोटा दिखे व्याकरण की दृष्टि में, पर यही वो तत्व है जिसने भावों को निखारा है। अब मैं अधिक समय न लेते हुए बहुत ही सम्मान के साथ आज के मुख्य वक्ता आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवश्राम जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमश्च प्रभवतु भूतये राम नाम भूतये राम नाम रत्नाकराधौत्पदां हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम, वन्दे भारत मातरम। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री जयशंकर बाबू जी, आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय पांडिचेरी, जिनके सतत प्रयास और बौद्धिक चेतना की ललक को पूरे विश्व में पैदा कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को निरंतर एक नया स्वरूप देते जा रहे हैं, ताकि यह जो कार्यक्रम है वह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अक्षुण्ण बना रहे। वे ऐसा प्रबंध सारे व्याख्यानों का कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक उमेश कुमार जी, जो तकनीकी दृष्टि से सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इसे सुचारू रूप से चला रहे हैं। सूरीनाम से जुड़ी हुई सांद्रा जी, आज एक विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हैं, मोहनलाल छिपा जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के अध्यक्ष हैं जयपुर में। ऐसे और अनेक मित्र विद्वान जुड़े हुए हैं। जब उमेश जी ने इस विषय पर बात करने के लिए कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। यह भारतीय भाषा चिंतन का नाभिक शब्द है, नाभिक। और यह पूरी परंपरा को लेकर के चलता है। इसलिए जब इस पर चर्चा करते हैं तो अर्थ तत्व की इतनी गहराई में
जाना पड़ता है कि उस गहराई के तल में छिपे हुए जो बीज बिंदु हैं, उन बीज बिंदुओं की भी व्याख्या करनी पड़ती। जब से मुझे ये विषय दिया गया है, तब से मैं लगातार इस विषय पर अनुसंधान करता रहा। अनेक वैदिक और लौकिक व्याकरण ग्रंथों को देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा। निष्कर्ष तो खैर बाद में आएगा। इस स्थिति में पहुंचा कि निपात का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य से तात्पर्य है वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों में निपात का अनुप्रयोग हुआ है। यास्काचार्य ने अपने ग्रंथ निरुक्त में निपात को एक स्वतंत्र वर्ग मानते हुए लिखा है, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति निपातः, अर्थात जो उच्चावच अर्थात विभिन्न विविध अर्थों में निपतन्ति माने प्रयुक्त होते हैं, वे निपात हैं। हिंदी में हम लोग छोटी सी एक परिभाषा पाते हैं। हिंदी की पुस्तकों में, भाषा विज्ञान की पुस्तकों में निपात में 4 वाक्य से ज्यादा कहीं नहीं लिखा मिलता। तो वहां निपात का यही अर्थ है कि वे शब्दांश जो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर के निश्चित अर्थ देते हैं, जैसे ही है, भी है, तक है, भर है इत्यादि। अब यह परंपरा पूरी आई तो वैदिक साहित्य से, जैसा कि मैंने कहा, वैदिक साहित्य में निपातों का प्रयोग मुख्य रूप से क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, बलाघातक, प्रश्नात्मक, पद पूरक रूपों में हुआ है। ये सभी पारिभाषिक शब्द वैदिक साहित्य में इसके कई प्रकार से प्रयोग किए गए। उन प्रयोगों की चर्चा हम बाद में करेंगे, जैसे उपमा के अर्थ में है, निषेध के अर्थ में है। हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इसकी रूपरेखा कहां से बनती है और इसकी पूरी पीठिका पर वैदिक वांग्मय में, माने वैदिक चिंतन में, वैदिक वैयाकरणों ने और लौकिक वैयाकरणों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से विचार किया है। दृष्टिकोण तो वही है, वैदिक ही, मगर पाणिनि अपने को यास्क से भिन्न रखते हैं इसमें। अब वो जो बीच की कड़ी है वो कैसे जुड़ती है इस चिंतन को लेकर, और मैंने देखा थोड़ा सा, और भी देखने की जरूरत है उसे भारतीय भाषाओं के संदर्भ में। तो लगभग 2-3 भाषाओं को तो मैंने देखा, तमिल को देखा, तेलुगु को देखा, कन्नड़ को देखा। लगभग वैसी ही परंपरा
इन भाषाओं के व्याकरणिक परंपरा में हमें प्राप्त होती है। अब इतना ज्यादा विस्तार इसका मिलता है कि इसे भी हमें कई व्याख्यानों में समेटना होगा। कम से कम 2 तो हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पक्षों पर इस पर हम विचार करेंगे तो एक बहुत अनुप्रयोगिक सामग्री हमारे सामने उपस्थित हो सकेगी, जो आज इस दिशा में अनुसंधान कर रहे लोगों के लिए निश्चित ही बड़ी उपकारक होगी, सहायक होगी। सबसे बड़ी बात इस अध्ययन में मुझे जो प्राप्त हुई है वह यह हुई है कि हम अभी भी अपने अनुसंधान के क्षेत्र में कितने पीछे हैं, कि हम अपनी भाषा चिंतन की परंपरा को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। हमने जो पश्चिम का आधार बनाया उससे हम अपनी शोध यात्रा कभी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अनेक भ्रांतियां हैं, प्रामाणिकता का अभाव है। और मैंने ये देखा कि चाहे यास्क का चिंतन हो या यास्क के पूर्ववर्ती वैयाकरणों का चिंतन हो, उसके पश्चात पाणिनि और अन्यान्य मीमांसकों का चिंतन हो, सबने उस वैदिक धारा को पकड़ करके चला तो है, किंतु भाषा प्रवाह के साथ उस चिंतन के स्वरूप में निरंतर कुछ नवोन्मेष किया है, कुछ नए ढंग से विचार किया है। और यही हमारे चिंतन का वैशिष्ट्य है। तो अनेक प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण ये शब्द निपात इस संज्ञा से अभीत है, अनेक संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए निपात है। और इसीलिए कहा गया उच्चावचेषु अर्थेषु, इन शब्दों की पृथक पृथक श्रेणियां हैं और शब्द वस्तुतः भाव प्रधान नहीं होते, अतः इनका परिगणन आख्यातों में तथा सत्व प्रधान न होने के कारण नामों में नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार नाम और आख्यात, आख्यात का बार बार उल्लेख हुआ है, एक प्रकार से ये बीज शब्द है इस विषय का। क्रिया, आख्यात माने क्रिया, इसलिए जब आख्यात का प्रयोग आए तो आप क्रिया समझे, नाम से संज्ञा आदि। तो नाम आख्यात से संयुक्त नहीं होने के कारण स्वतंत्र इनका अर्थाभिधान है, और वह स्वतंत्र
अर्थाभिधान पूरी तरह से बृहद देवता और अन्य ग्रंथों में पारिभाषित है, क्योंकि हमारे चिंतन का, हमारी पद्धति का यह स्वभाव है कि हम जब किसी विषय पर चर्चा करें तो सबसे पहले उसे पारिभाषित कर लें। जैसे मुझे प्रयागराज से वाराणसी जाना है तो पहले मार्ग तय करना पड़ेगा, मार्ग बनाना पड़ेगा, तभी तो हम जा पाएंगे, पहुंच पाएंगे। इसलिए उस शास्त्र के चूड़ांत विवेक की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें उसे पारिभाषित करना पड़ेगा। पारिभाषित करने में बृहद देवता में 293 में कहा गया है कि वसात प्रकरणस्यैतो निपात्यन्ते पदे पदे, अर्थात प्रकरण के अनुसार स्थान विशेष में इनका प्रयोग किया जाता है। यही अर्थ ऋक् प्रातिशाख्य में भी प्राप्त होता है। तथा व्याकरण शास्त्र में आचार्य पाणिनि ने भी इसी परंपरा में पदों का प्रतिपद पाठ किया है। प्रागीश्वरान निपाताः पाणिनि का सूत्र है 1456, उसमें उन्होंने लिखा है, तथा उन्होंने स्वरादि निपातमव्ययम दूसरे सूत्र 1137 में इसकी व्याख्या की है। और वहां वाक्य में कारक आदि संबंधों की संयुक्त के बिना ही इनका प्रयोग किया जाता है। निपाता आदिद्यात्ता भवंती, ये फिट सूत्र में आता है 480 में। इस सूत्र के द्वारा निपातों के स्वर विधान में इन्हें आदिदातत्व, आदि उदातत्व माना गया है। आचार्य कौटिल्य ने भी इसका प्रयोग किया है और वे निपात का लक्षण मानते हैं कि च आदि जो अव्यय है उनमें निपातों की संज्ञा कौटिल्य ने स्वीकार की है। अव्ययाश्चादयो निपाताः, कौटिल्य के अर्थशास्त्र 2:21 में इसका प्रयोग हुआ है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि अर्थशास्त्र के विद्वान आज हमारे बीच में हैं, छिपा जी। तो कौटिल्य ने भी विचार किया है इस पर। और वाक्पदी का आचार्य भर्तृहरि ने निपातों की व्याख्या एक कारिका में करते हुए लिखा है, निपाता द्योतकाः केचित्
पृथक अर्थाभिधायिनः, पृथक अलग अलग, पृथक अर्थाभिधायिनः आगमायो केपि स्युः संभूयार्थस्य वाचका। कतिपय निपात अर्थ के द्योतक होते हैं, यथा वृक्षस्य, प्लक्षस्य इत्यादि उदाहरणों में निपात च समुच्चय अर्थ का द्योतन करता है। च इस प्रकार कतिपय निपात अर्थ के वाचक होते हैं, था शश्वत, युगपद, एक पदे इत्यादि पृथक अर्थ को भी प्रकाशित करते हैं। कतिपय निपात आगमों की भांति संभूय अर्थों को भी प्रकाशित करते हैं कि आप उनसे अलग अर्थ विच्छित्ति, अलग अर्थ सौंदर्य पा सकते हैं। वैयाकरण नागेश भट्ट इनके अर्थों के विषय में यह मत व्यक्त करते हैं कि एषाम द्योतकत्वम वाचकत्वञ्च यथा कार्य यथा प्रयोगम बौद्धम मित्यन्यत्र विस्तरः। लघु समदेन्दु शेखर में उन्होंने लिखा, लौकिक वाक्य में उनकी उपस्थिति के क्रम में स्थान सुनियोजित हो या आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र अर्थ उत्पन्न करते हैं। अतः वाक्य में इनकी उपस्थिति पूर्व में अथवा पश्चात में कहीं भी हो सकती है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया, निपतन्ति निपातः, वो कहीं भी निपतन्ति हो सकते हैं, कहीं भी उनका प्रयोग हो सकता है। और वे वाक्य मध्य में प्रयुक्त होकर के एक निश्चित वैशिष्ट पूर्ण वैशिष्ट परक अर्थ देते हैं। इसलिए पाठानुसार इनका क्रम निर्धारित होता है। उपरिष्टात् माने ऊपर, पुरस्तात् वा द्योतकत्वं च भिद्यते तेषु प्रयुज्य मानेषु भिन्नार्थेष्वपि सर्वथा। ऐसा वाक्पदीकार ने 2:193 में लिखा है कि भर्तियर ने कहा कि इसका प्रयोग ऊपर, आगे और भिन्न अर्थों में, ये किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, कैसे होता है, इसका प्रयोग किया है। कतिपय विद्वान यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जिन पदों का प्रकृत प्रत्यय विभाग स्पष्ट नहीं होता, उन प्रकृत प्रत्यय विभाग को स्पष्ट करने के लिए निपात, उनकी निपात संज्ञा होती है। वैदिक एवं लौकिक दोनों निपात स्वयं भाषाओं के अर्थ में सहित प्रयोग किए जाते हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि से मात्र कुछ वैदिक भाषा, लौकिक भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं। और स्वतः अर्थ के आधार पर यदि हम निपातों का विभाग करें इस पूरे चिंतन के क्रम में, तो हम इसके मतलब मोटे तौर पर 2 भेद कर सकते हैं। एक भेद है एक सार्थक निपात और दूसरा निरर्थक निपात। इन्हें यास्काचार्य ने विवेचित करते हुए कहा है कि सार्थक
निपात के रूप में उपमानार्थक, उपमा आप सभी समझते ही हैं, उपमानार्थक अर्थात सादृश्यार्थक समानता तथा कर्मोपसंग्रहार्थक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मूलतः सादृश्यार्थक जो होता है निपात, उपमा के प्रसंग में, उपमा उपमा के प्रयोग में, उपमा जैसे सीता का मुख कमल के समान है, मुख की उपमा कमल से की गई। तो कहा कि ऐसे सादृश्यार्थक निपात उपमा के प्रसंग में अन्य प्रयोगों में कर्मोपसंहार्थक अथवा निरर्थक भी हो सकते हैं। यास के प्रयोगों के अनुसार निपातों को 3 रूप में विभाजित किया गया है। उपमार्थक निपात, कर्मोपसंहार्थक निपात, अपद पूर्ण निपात। माने उपमा के अर्थ में, कर्मोपसंग्रह अर्थ में और पद पूरकता, पद की पूर्ति के लिए भी निपातों का प्रयोग है। इस प्रकार से हम निपातों की जो यास के द्वारा और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो ये विभाग किया गया है, इस विभाग की विवेचना हमारे साहित्य में कहाँ कहाँ, कैसे, किन रूपों में, किन अर्थों में, किन भावों के द्वारा की गई है, यह हम आगे के उदाहरणों में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा उपमार्थक निपात की, क्योंकि उपमा का साहित्य में बड़ा महत्व है और उपमा के लिए कालिदास बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास की उपमा है, उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। तो उपमान की, उपमेय की से, उपमान की उपमेय से उपमा देने के लिए उपमार्थक निपातों का प्रयोग की होता है। उपमा पद को परिभाषित करते हुए निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य, जो यास्क ने निरुक्त लिखा है, इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध टीका मिलती है दुर्गाचार्य की। दुर्गाचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि किसी प्रसिद्ध वस्तु के गुणों की किसी अप्रसिद्ध वस्तु से तुलना करके उसके गुणों को प्रकाशित किया जाता है उपमा के माध्यम से। एक प्रसिद्ध है और एक कम प्रसिद्ध है। तो उपमा नाम, वो लिखते हैं कि उपमा नाम कस्मिंश्चित् देवार्थे यह प्रसिद्धो गुणस्तस्यान् यस्मिन् प्रसिद्ध्या प्रसिद्धतम गुणे अर्थे शब्द मात्रेण यदुप संयोज्य तमुण प्रकाशनम क्रियते सोपमा। निरुक्त की दुर्गाचार्य की टीका ये है, 1-2 में इसका उल्लेख हुआ है। उपमार्थक निपातों का परिगणन करते हुए आचार्य यास्क ने कहा है कि इव, इव माने इस तरह, न, चित तथा नु 4 प्रकार के उपमार्थक निपातों का उल्लेख किया है। किसने? यास्क ने। जो उपमा में प्रयुक्त होते हैं कौन कौन? इव, न,
और तीसरा है चित, चौथा है नु। ये 4 प्रकार के उपमार्थक निपात हैं। तो तेषामेते चत्वार उपमार्थे भवन्ति, ऐसा लिखा है उन्होंने कि ये उपमा के लिए होते हैं। अब इनका विवेचन हम कुछ उदाहरणों से करेंगे। अब जितने संस्कृत के कवि हैं, जितने हिंदी के कवि हैं, रचनाकार हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, किसी विधा के रचनाकार हैं, उनमें आप निपातों को खोज सकते हैं। केवल निपातों को खोजना बड़ी बात नहीं है, एक शोध का विषय है। बीच बीच में संकेत करते चलता हूं अन्य व्याख्यानों की तरह कि कहां हमें इस दिशा में अपने शोध कार्य को आगे ले जाना है। तो हम उनके निपातों के केवल प्रयोग की बात नहीं है कि हमने खोज लिया और उन्होंने प्रयोग किया, ये बड़ी बात है नहीं। उससे हम ये देखें कि उसकी अर्थाभिव्यक्ति में, उस कथन की अर्थाभिव्यक्ति में निपातों के प्रयोग से कितना अंतर आया है, कितना वैशिष्ट आया है, कितना महत्वपूर्ण हो गया हो गई वो कविता जिसमें उपमा के अंतर्गत निपात का प्रयोग हुआ है। क्योंकि पहले ही कहा गया कि निपात निश्चित अर्थ देता है और वह निर्विकल्पक अर्थ होता है और उससे भाव की जो अभिव्यक्ति होती है वह बिल्कुल स्पष्ट होती है, उसमें कोई द्विधा भाव नहीं होता। तो कैसे, किस रूप में, और वहीं यह भी देखना होगा कि यदि उसका प्रयोग न होता निपात का वहां, तब उस कविता में, श्लोक में, पद्य में, गद्य में, कहीं भी तब अर्थाभिव्यक्ति कैसी होती। इस प्रकार से हमें अपने अनुसंधान को प्रायोगिक स्तर पर बढ़ाना होगा। अब मैं, जैसा कि मैंने कहा, कि कुछ उदाहरण दे करके अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं बहुत जल्दी उदाहरण पे आ गया और बहुत से इसके सिद्धांतों को पीछे छोड़ दिया आगे के लिए, इसलिए कि शायद अगर हम केवल सिद्धांतों की चर्चा आज आपके सामने करते, आपके साथ, तो ये विषय स्पष्ट न हो पाता। इसलिए मैंने इसे ऐसा सोचा है कि एक एक इसके पक्ष को और इसके एक एक पक्ष के सिद्धांत को लेकर के और फिर उसके प्रयोगों के आधार पर उदाहरणों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अन्यथा यदि हम सारे सिद्धांत को एक साथ व्याख्यायित करें और उसके बाद दूसरे चरण में उदाहरण देते जाएं, तब शायद बात न बनती। इसलिए मैंने ऐसा क्रम बनाया है। तो मैं उदाहरण दे रहा था उपमा में प्रयुक्त होने वाले निपातों का। और यास्क ने जो 4 निपात उपमा के लिए प्रयुक्त होते हैं उनका उल्लेख किया है। अब मैं एक एक को आपके सामने रख रहा हूं। न, पहला है न। इस निपात का प्रयोग उपमा के लिए केवल वैदिक भाषा में प्राप्त होता है, किंतु निषेध रूप में लौकिक तथा वैदिक भाषा में
दोनों में प्राप्त होता है, निषेध के अर्थ में। मगर निपात के अर्थ में केवल वैदिक में न का प्रयोग होता है। यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में उपमार्थक न, उपमार्थक माने उपमा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले न शब्द हेतु लिखा है हृत्सु पीतासो सोतो रसक्षित नेन्द्रम देवम मनसत। ये उदाहरण लिया है ऋग्वेद के 8:2-12 से। तथा निषेधार्थक न शब्द का दूसरा उदाहरण भी ऋग्वेद से देते हैं कि शब्द वी ही सोतो रसृक्षत नेन्द्रम देवम वसंत, ये भी 10:86-1 ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से इसे बृहद देवता में भी परिभाषित किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि इसका प्रयोग केवल वैदिक साहित्य में मिलता है। तो बृहद देवता में इसको परिभाषित करते हुए लिखा गया है उपमार्थे नकारस्तु क्वचिदेव निपात्यते। उपमार्थे निपात्यस्तु क्वचिदेव निपात्यते मिताक्षरेषु ग्रंथेषु प्रतिषेधे तो नल्पशः बृहद देवता में है। और वाक्य में न शब्द का प्रयोग जब संबंधित शब्द से पूर्व प्रयुक्त होता है तब उसका अर्थ निषेध होता है। देखिए मैंने कहा ना कि लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य दोनों में निषेध के अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है, मगर निपात के अर्थ में केवल वैदिक साहित्य में हुआ है। तो कहां होता है वैदिक साहित्य में निषेध के अर्थ में इसका प्रयोग? जब पूर्व में प्रयोग होगा। तो जब पूर्व में होगा तब उसका निषेध का अर्थ होगा, और जब पश्चात होगा तब निपात का होगा। तब इसका उपमा अर्थ होता है पुरस्ताद उपाचारस्तस्य यत् प्रतिषेधेति उपरिदृष्टा दुपाचारस्तस्य एनोपमीमेते। इस प्रकार से न का प्रयोग है। तो न के प्रयोग में हम लोगों ने देखा कि न का प्रयोग केवल, न निपात का प्रयोग केवल वैदिक साहित्य में है, लौकिक साहित्य में नहीं। लौकिक साहित्य में न का प्रयोग निषेध के अर्थ में है और वैदिक साहित्य में भी निषेध के अर्थ में है। तो वैदिक साहित्य में न का प्रयोग दो प्रकार से है। एक निपात के अर्थ में। किस प्रकार के निपात के अर्थ में है? उपमा, उपमावाची संदर्भ में। अब दूसरा अर्थ लेते हैं इव का। इव माने इस तरह। लोक में और वेद में इव निपात का प्रयोग मिलता है। यह उभयतः है। न में केवल वैदिक है, लौकिक नहीं है, मगर इव में इव निपात का प्रयोग उपमा के अर्थ में दोनों में होता है। इवेति भाषायाम चान्वध्यायम च
उदाहरण देते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10:84 में है कि अग्निरिव मन्यो त्युषितः सहस्र सेनानीर रूस सहुरे उत एधि एधि। ऋग्वेद 10:84-2। इसी प्रकार लौकिक प्रयोगों में भी देख सकते हैं। अग्निरीव, अग्निरीव, अग्नि संधि करेंगे, अग्नि धन इव, र का विसर्ग हो गया, अग्नि, अग्नि इव, अग्निरीव। तीक्ष्ण, चंद्र इव मुखरम्यम, इसका मुख चंद्रमा की तरह, इव माने प्रकार, तरह, रम्यम माने रम्य है, रम्य है, रम्य माने सुंदर। रम्य का प्रयोग कालिदास ने किया है। रम्याणि वीक्षण, रम्याणि वीक्ष सब कालिदास ने बहुत प्रयोग किया है रम्य का। रम्याणि वीक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान पर्युत्सुको भवति यत् सुखतो विजन्तु तच्चेतसा नून ममोध पूर्वम भाव स्थिराणि जन्नांतर सहृदानी। जन्नांतर सहृदानी के संदर्भ में कालिदास ने इसका प्रयोग किया है। तो ये लौकिक उदाहरण हो गया कालिदास का। इसी प्रकार से व्यास के द्वारा बताया गया तीसरा निपात है चित्त। चित्त निपात वस्तुतः अनेकार्थक है। इसके विषय में लिखा गया चिदित्तेषो अनेक कर्म, चिदित्तेषो अनेक कर्म। इसके उपमार्थक प्रयोगों के साथ सम्मानार्थक, निंदार्थक आदि प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। उपमार्थक मित्र चिद्वीव स्माः जुहुराणो देवांशलोको न यातामपि वाजो अस्ति। ऋग्वेद के 10:12 में सम्मानार्थक आचार्य चिदिदम ब्रूयात इति पूजायाम, और निंदार्थक अर्थ में कुलमांसां चिदाहारम इत्कुत्सिते कुलमाशा कुलेषु सीदंत। इस प्रकार से दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। अब चौथा निपात है व्यास का नु। यह निपात भी अनेकार्थक है और नु इत्तेषो अनेक कर्मा, इसके उपमार्थक प्रयोगों के साथ हेतु कथन, किसी हेतु के कथन के लिए, अनुप्रश्न के लिए या प्रतिप्रश्न के लिए, और इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? हेतु कथन में और अनुप्रश्न के कथन में इसका प्रयोग किया जाता है। यथा उपमार्थ में उदाहरण दिया है वृक्षस्य नु ते, नु नु उपसर्ग है, वृक्षस्य वृक्ष के, नु ते पुरुहूत वया व्यूतयो
रू हिरिंद्र पूर्वी, ऋग्वेद 6:24-3। हेतु कथनार्थक, इसी हेतु के लिए कथन के अर्थ में इसका प्रयोग है। और इदम नु करिष्यति, इदम नु करिष्यति ही, और अनुप्रश्न के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है कथम नु करिष्यति नन्वे तद कार्षित इति। इस प्रकार से मैंने यास्क के 4 उपमार्थक प्रतीकों की बात कही है। अब अगले व्याख्यान में हम इसके कर्मों संग्रहार्थक निपात और अन्य निपातों की बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी चर्चा करने से मैं समझता हूं कि विषय हमारा बहुत आसानी से हमारे सामने स्पष्ट हो सकेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उमेश जी अगले व्याख्यान में इसी शीर्षक को निपात 2 के अंतर्गत या निपात 2 जो भी आप नाम देना चाहें, जो आपकी पद्धति है, उसमें व्यक्त करेंगे। मुझे लगता है कि ये विषय सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी चलता रहे। सभी भारतीय भाषाओं के जो हमारे बड़े रचनाकार हैं, जिन्होंने अनेक काव्य के लक्षणों पर भी विचार करते हुए अपने साहित्य की रचना की है, उनके उदाहरण के साथ हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास आगे भी करेंगे और साथ साथ उसके सिद्धांतों को भी लेते चलेंगे। मैं समझता हूं कि विषय जरूर कुछ जटिल, प्राचीन होते हुए भी नवीन था। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, निश्चित ही आपके मन में कुछ विचार होगा, कुछ जिज्ञासा होगी, उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप ज्ञान के सागर, व्याकरण के मर्मज्ञ हैं, आपको सादर वंदन। आपने शब्दों की सूक्ष्मता को जिस सरलता से पिरोया है वह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपकी विद्वता और सहजता ने न केवल भाषा को स्पष्ट किया बल्कि हमें सीखने की एक नई दृष्टि भी प्रदान की, और आपने हमें यह दिशा भी दिया है कि निपातों को खोजना एक शोध का भी विषय बन सकता है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। शब्दों के शिल्पी है आप हैं, ज्ञान का आप आधार, व्याकरण की गहराइयों को कर दिया सहज और साकार, सिखाया आपने हमें भावों का सही विस्तार, गुरुवर आपके ज्ञान का हम करते हैं जय जयकार, गुरुवर आपके ज्ञान का हम करते हैं जय जयकार। एक बार पुनः आपके व्याख्यान के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रूपा जी और आप सभी को। जी, अब मैं सभी श्रोतागणों से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो कृपया आप अपने प्रश्नों को आचार्य जी के सम्मुख रखें। अगर किसी श्रोता का कोई प्रश्न है तो संकोच न करें, आप जरूर आचार्य जी से संवाद करें। मुझे लग रहा है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। एक चैट बॉक्स में नारायण साहब ने एक जिज्ञासा रखी थी सर कि आप जो संस्कृत के जो श्लोकों का आप जिसको उद्धृत करते हैं, अगर उसका अर्थ भी आप सहज और सरल हिंदी में बता दें तो थोड़ी सी समझ और बढ़ जाएगी। तो नारायण जी के लिए है कि मैं आगे और पीछे दोनों बार उसका अर्थ बताता हूं। पहले अर्थ बताता हूं, फिर उद्धरण देता हूं, उसका संदर्भ देता हूं और फिर कहता हूं अर्थात। फिर भी
यदि कहीं स्पष्ट न हुआ हो तो आप उसको कोट करें या बाद में पूछ लें, अभी पूछ लें, मैं फिर से उसको दोहरा दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं इस पक्ष का हूं कि अगर संस्कृत के या किसी भाषा के किसी उद्धरण को प्रस्तुत किया जाए तो उसका अर्थ जरूर बताना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं बताएंगे तब तक स्पष्ट कैसे हो। तो कोई हो उदाहरण बताएं, किस उदाहरण का बताना है? उपमार्थक का बताना है। उपमार्थक में 4 हुए हैं, चारों में से किसका बताना है? कौन सा उदाहरण का बताएं? नारायण सर, इस संबंध में आपसे आग्रह, अगर कोई जिज्ञासा है जहां पर आप समझ नहीं पाए हैं, आप सीधे आचार्य जी से संवाद करें। जैसे उपमा के अर्थ में मैंने प्रयोग किया था कि उपमार्थे नकारस्तु क्वचित देव निपात्यते मिताक्षरेषु ग्रंथेषु प्रतिषेधे त्वनल्पशः। अब इसमें बहुत बड़ी संस्कृत नहीं है, फिर भी इसका अर्थ है कि वाक्य में न शब्द का प्रयोग हुआ है उपमा के अर्थ में। हाँ, कुछ निपातों का, कुछ मित अक्षर जो है, मिताक्षर ग्रंथेषु प्रतिषेधे, प्रतिषेध में, निषेध में भी इसका प्रयोग हुआ है। इसकी व्याख्या तो करते हुए गया चला हूं, फिर भी कभी कभी अवधान सजग नहीं रहते, तो कोई शंका है तो पूछ सकते हैं उदाहरण के साथ। और किसी की कोई जिज्ञासा? मुझे लग रहा है सर किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। आप इतने सहज तरीके से इसको बताए हैं आज हमारे पटल पर। जो लोग पहली बार सुने हैं वो लोग जाएंगे, आपके व्याख्यान को जब हम YouTube पर डाल देंगे उसको दोबारा सुनेंगे और पुस्तकों को देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ और नया सीखेंगे। उसके बाद जिज्ञासाएं होंगी तो दूसरा व्याख्यान आपका अगले महीने जब हम लोग आयोजित करेंगे तो उस दौरान भी प्रश्न रख सकते हैं। अगर अभी भी किसी श्रोता की कोई जिज्ञासा है तो स्वागत है, अन्यथा हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। जी, मुझे लगता है किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। एक बार पुनः इतने सुंदर संचालन के लिए रूपा महोदया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। अब मैं डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से आग्रह करता हूं कि आज इस अवसर पर अपने वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर, हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद उमेश जी, आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी और प्रतिष्ठित विद्वान मोहनलाल चिपा जी और तमाम मित्रगण, सबको मेरे नमन। तो आज आचार्य जी अपनी चिंतन से जो विषय लेकर हमें लगातार हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, तो उससे भिन्न आज जब उमेश जी ने पिछले दिनों में विषय दिया था निपात की अवधारणा पर, तो आचार्य जी ने उस पर इतना गहन शोध अनुसंधान करके अपने विचार दिए हैं, तो निश्चित रूप से हम सब काफी लाभान्वित हुए हैं। और विशेषकर मानव सभ्यता के आद्य वांग्मय से शुरू करके तो वर्तमान दौर के जो अद्यतन साहित्य तक के उदाहरण लेते हुए आचार्य जी विशेषकर वैदिक और लौकिक प्रसंगों पर लेते हुए आज निपात की अवधारणा को न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से मगर व्यावहारिक दृष्टि से, विशेषकर अनुप्रायोगिक चेतना हमें जागृत हो, जो कुछ हम सीखते हैं फिर उसका प्रयोग हम कर सकें, उस दृष्टि से तमाम उदाहरणों के साथ जो आचार्य जी ने आज हमें प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से इससे हमारी ज्ञान चेतना और प्रयोग चेतना और भाषा की चेतना, विशेषकर हम भाषा चिंतन की दृष्टि से और भारतीय ज्ञान परंपरा को विस्तार देने की दृष्टि से ये जो व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पर तो हमारी जो चेतना है और हमारी जो क्षमता है, भाषिक क्षमता, संवर्धित हो रही है। और विशेषकर हमने जब पिछले एक साल तो पूरा हो चुका है आचार्य जी जब से ये व्याख्यान दे रहे हैं, तो आज विशेषकर 12वां व्याख्यान था, तो एक साल पूरा हो गया। तो एक साल पूरा होने के अवसर पर आचार्य जी के प्रति हम सब श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक है कि आपने बिना
किसी रुकावट के लगातार व्याख्यान दे रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य रह चुका है, और उमेश जी ने कहा था कि ये जो भाषा चिंतन परंपरा पे आचार्य जी के जो व्याख्यान है वो किसी और को ना देके वे ही लेखन कर रहे थे। अब मैं उसकी भी समीक्षा करना चाहता हूँ। उमेश जी, आप बता दीजिए कि क्या स्थिति है, क्योंकि ये मई का महीना है, हम कम से कम अगस्त तक तो इसको पुस्तकाकार सामने ला पाए। तो इस दृष्टि से आपकी क्या स्थिति है? यदि मान लीजिए आपकी गति थोड़ा कम है तो उसमें हम भी हाथ लगाएंगे। उधर लोपा जी भी देख रही है, इधर संद्रा जी भी देख रहे हैं, इधर मैं भी हूँ, सब लोग तैयार हैं। तो आप सर बताइए आपको जी साथ जी कितना दे। सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको लिपिबद्ध नहीं कर रहा हूँ। जो भारतीय शब्द यात्रा पर है सर का व्याख्यान, मैं 4 अच्छा सर के व्याख्यान को मैं उसको लिपिबद्ध कर दिया हूँ। अच्छा। पहला, दूसरा, तो तीसरा, चौथा। इस पर तो कई मित्रों ने हमें कहा था कि अभी क्या प्रगति है। सर 2 लोगों का हमारे पास उसको लिपिबद्ध करके हमने प्राप्त हो गया है। एक तो भारतीय शिक्षा ग्रंथ और स्वर्ण विज्ञान पर श्री डॉक्टर संगीता भोसले महोदया ने भेज दिया है, और दूसरा वेदों में जी। शब्द तत्व संतोष कुमारी मैम ने भेज दिया है, हमारे पास प्राप्त हो गया है वो सर। संगीता जी ने पिछली बार कहा था इसके अलावा भी वे करने के लिए तैयार हैं, जी। और बाकी की थोड़ा सा सूची हम लोग साझा कर लेंगे आपस में। संगीता और मैम अगर जुड़ी हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सर का जो 11वां व्याख्यान है, अगर आप कर पाए तो आप उसको भी कर दें। 11 नहीं, 12वां आज का। संगीता मैम शायद आज नहीं जुड़ी हैं। तो आज का मैं कर दूंगा। जी सर। जया मैम कुछ कहना चाह रही हैं। जया मैम, शायद आपने भी, हाँ, आपने तीसरे व्याख्यान की जिम्मेदारी ली थी, जी सर, विश्व मैंने भाषा चिंतन और पढ़नी। जी मैंने कुछ लिखा है, लेकिन थोड़ा बाकी रह गया है, मैं पूरा करके भेज देती हूँ। उसको पूरा करके मेरे पास भेज दें, मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप पर, जैसे भी आपको संभव है। जी सर जी, पूर्ण होते ही आपको भेज देती तो ये 12वां तो मैं ले रहा था। हाँ, संगीता मैम उमेश आज भी जी, जुड़ी हैं। हेलो सर। बाकी 8 की क्या स्थिति है? सर, कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। आपने क्या कहा मुझे? संगीता जी, इसकी चिंता ना करें, जहां तक स्पष्ट है उसका उल्लेख तो कीजिए, और जहां आपको कुछ अनुमान है तो उसके अनुसार कर सकते हैं। शेष हम लोग देखेंगे और आचार्य जी की सहायता से हम लोग उसको अंतिम रूप दे देंगे। और रूपा जी ने बताया कि कल तक भेजेंगे। वे कौन सा नंबर का कर रही है मैम आप, रूपा जी? सर मैं 10वें व्याख्यान का कर रही हूँ। 10वें का। तो संगीता जी, आपने कौन सा किया था? मैंने 4 नंबर का किया था व्याख्यान, चौथे नंबर। अच्छा। और संतोष मैडम जी ने कौन सा किया था? 7वां। अच्छा। और बाकी रूपा जी ने सर 10वां। तो और कौन से रह गए उमेश जी? सर अभी पहला या रह 12वां गया तो है मैं कर रहा हूँ। जी। पहला रह गया है। दूसरा भी आपने जिम्मेदारी ली थी सर, दूसरे व्याख्यान की। मैंने नहीं लिया था। पाणिनि, सर मेरे पास जो है दूसरे की जिम्मेदारी आपने ली थी सर, पाणिनि और आधुनिक स्वर्ण विज्ञान। अच्छा, मैंने ली थी। मैंने जी नहीं ली थी। मैं लेता तो मेरे काम शुरू कर ही देता, जैसे आज का काम अभी शुरू कर देता मैं। सर तो वो तो आपके नाम से है, किसी दूसरे को देना पड़ेगा। ठीक है सर, नहीं, मैं ले लेंगे शायद तो। हाँ, हाँ संगीता मैम कर देंगी। ठीक है, संगीता जी दूसरा करने के लिए पहले तैयार थी। पहला वाला कौन कर रहे हैं? सर उसके सर लिए दीजिए मुझे, गौरंगा राव। दूसरे की लिंक भेज कौन है? दीजिए ग्रुप पर। हाँ, दूसरी का संगीता जी आप कीजिए प्लीज। हाँ, लिंक उसकी भेज दे दीजिए सर। और
जी जी। तो मैक्सिमम एक 15 दिन का समय ले लीजिए आप सर 8 दिन में कर देती और हूँ, पूरा कर दीजिए। जी जी। 8 दिन में हो जाएगा। और संगीता मैम, जया जी ने कौन सा लिया था? जया जी ने तीसरा, विश्व भाषा चिंतन और पाणिनि। अच्छा, तीसरा ही है। जी सर जी जी। अच्छा, सांद्रा जी का भी मुझे नहीं मिला है, वाग तत्व की भारतीय परंपरा। सांद्रा जी ने 5वां व्याख्यान लिया था, जी हाँ, नहीं मिला। अभी नहीं मिला है। मुझे आप दोबारा भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, या अच्छा। व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। जी। वेदों में अक्षर तत्व विपिन कुमार महतो जी ने लिया था, 6वां व्याख्यान है सर का। शशि किरण जी जुड़ी हैं क्या? शशि किरण जी ने लिया था 8वां व्याख्यान, वैदिक साहित्य में शब्द ब्रह्म की अवधारणा। 9वां विपिन जी भी नहीं व्याख्यान, है आज। 9वां व्याख्यान भारतीय भाषा चिंतन में निरुक्त विज्ञान भाग 1, मल्लिका सुब्रमण्यम जी ने लिया था, और भाग 2 रूपा जी ने लिया था। और 11वां व्याख्यान वैदिक भाषा चिंतन की आधार भूमिया, ये प्रिंस जी ने लिया था। प्रिंस जी शायद जुड़े थे। प्रिंस जी है क्या, देखते हैं। जी नहीं है सर अभी। तो जितने लोगों ने स्वेच्छा से ये जिम्मेदारी ली थी इन व्याख्यानों को हाँ, लिपिबद्ध रूपा जी करने ने की। कहा कि कल तक भेज रही है। जी सर इसके बाद मैं और भी एक लेना चाहूंगी। दूसरा मेरा एक तो हो चुका है, चौथे नंबर का, दूसरा तो ले रही हूँ, और भी अगर जी ये करने में असमर्थ है तो और एक दीजिए मेरे को। हाँ, ये उमेश जी आज एक बार इनको चेक कीजिए, जैसे शशि जी और मल्लिका जी और प्रिंस जी, इन तीनों में कहीं काम रुका हुआ है तो जैसे संगीता जी को आप वो भी सौंप सकते। ठीक है सर, मैं देख जी। लेता हूँ। जी तो आज विशेषकर उपमार्तक निपात की दृष्टि से बहुत गहराई से आचार्य जी ने हमें तमाम उदाहरणों के माध्यम से ज्ञानवर्धन किया है। तो मैं पुनः आचार्य जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। और विशेषकर ये व्याख्यान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आज भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से जो बातें हो रही है, तो उसमें काफी सामग्री जो सर्वसुलभ होना चाहिए उसकी कमी रह गई है। तो इसमें सरल हिंदी में इन चीजों को ले जाकर सबसे पहले जो लक्ष्य है हमारा, निश्चित रूप से अगस्त में सामने आ जाए, और ये पहला संकलन। और फिर अगला जो है, आज चूंकि 12 तक का लक्ष्य हमने रख दिया, 12 व्याख्यानों का अगस्त तक सामने आए, 13 से लेकर और फिर अगले साल मार्च तक का लक्ष्य रखेंगे हम लोग। तब जो है एक आध जो भी बचेंगे फिर वहां पे भी फिर और 12 का हम लोग करेंगे। और उमेश जी आगे की कार्रवाई कीजिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संगीता मैम से मैं आग्रह करूंगा, संगीता मैम इस श्रृंखला का एक का लिपिबद्ध उन्होंने कर दिया है, एक दूसरे की जिम्मेदारी संगीता मैम ने ली है। मैं चाहूंगा कि आचार्य जी का जो व्याख्यान भारतीय शब्द यात्रा पर है, क्योंकि शुरुआत के 4 मैं कर चुका हूं, और उसके बाद का मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसमें मेरा मदद करें। थोड़ी सी समय की व्यस्तता है मेरे पास भी। ठीक है सर, अवश्य करूंगी सर। जी, तो मैं इस विषय में आपसे बात कर लूंगा मैम। ठीक है, ओके सर। तो एक बार पुनः आचार्य जी का। जी, एक मिनट। सबसे पहले चूंकि यही श्रृंखला शुरू हुई थी भाषा चिंतन की, पहले इसका लक्ष्य पूरा हो जाए। लक्ष्य के लिए आज अगली पूर्णमासी तक हमारे पास सारे मैनस्क्रिप्ट रेडी होने चाहिए। मतलब अगले पूर्णमासी के दिन तक 12 मैनस्क्रिप्ट सभी के हाथ में रहने चाहिए, तब जाकर प्रूफ में बाकी में टाइम लगेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग अगले महीने मतलब इसी महीने के अंत तक पूर्णमासी जब भी है तब तक हम लोग करें। ठीक है, ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस कड़ी में मैं जितने हमारे विद्वान जो अध्येता हैं जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं
कि आप लोग इस महीने के अंत तक इसको लिपिबद्ध करके मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें या मेल के माध्यम से मुझे प्रेषित कर दें, ताकि उससे आगे की कार्रवाई हम लोग कर सकें। तो अब समय आ चुका है कि आचार्य जी ने जो ज्ञानदान दिया है, हमारे विशेष रूप से मेरे आग्रह पर आचार्य जी को एक बार पुनः हम सस्नेह इस प्रमाण पत्र को भेंट करें। आचार्य जी का पूरा प्रमाण पत्र मेरे पास ही है। मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रमाण पत्र देख पा रहे होंगे। जी जी, धन्यवाद जी, तो एक बार पुनः धन्यवाद। जी जी, सर को मैं सस्नेह यह प्रमाण पत्र भेंट करता हूं। और इसी क्रम में रूपा जी ने बहुत सुंदर संचालन किया है, मुझे भी प्रभावित की है अपने संचालन से। तो रूपा जी को भी यह प्रमाण पत्र मैं आदरणीय बाबू सर और आचार्य जी के कर कमलों से, आभासी पटल से मैं उनको भेंट करता हूं। अब समय आ चुका है, हमारे जो श्रोता हैं वह फीडबैक फॉर्म का इंतजार कर रहे होंगे। जी, उमा जी पाटिल साहब का कमेंट आ भी गया, तो मैं आप सभी को फीडबैक फॉर्म का लिंक मैं उपलब्ध करा देता हूं। आप लोग फीडबैक फॉर्म भरें और आप लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। बाकी इसके अलावा भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय आप सभी को पता है कि असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है। आचार्य जी से मैं आग्रह करूंगा कि आचार्य जी अवसर जा सकते हैं, विदा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सबको, नमस्कार, धन्यवाद। जी सर। तो आप सभी जो हमारे जनवरी 2026 सत्र के अध्येता हैं भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के, आप मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने पंजीकरण किया था, आप सभी असाइनमेंट 15 पाठ का ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग जमा कर पाए होंगे। और उसके बाद परीक्षा फॉर्म भी आप में से अधिकांश लोग भर दिए होंगे। एनटीए की वेबसाइट पर, आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोगों को परीक्षा फॉर्म भरनी है। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद 4 उसमें ऑप्शन दे रहे हैं सिटी का, जहाँ पे आपके परीक्षा केंद्र रहेंगे। उसमें से एक केंद्र पर आपकी परीक्षा निर्धारित की जाएगी। 18 जून को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 50 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के, जैसे आपके असाइनमेंट में थे वैसे ही आपका अंतिम परीक्षा में भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से सही विकल्प का चुनाव करते हुए 3 घंटे के अंदर 50 प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना है। और उसके बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा। और उसके बाद 30% असाइनमेंट के नंबर और 70% जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन अंकों पर आपका अंतिम जो परसेंटेज है, प्रतिशतता है, वो निर्धारित की जाएगी। और सीधे आप प्रमाण पत्र अपने लॉगिन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया हम लोग बता देंगे। तो मैं फीडबैक फॉर्म का लिंक आप लोगों को उपलब्ध करा दिया हूं, आप लोग फीडबैक फॉर्म भरें। आज कुवैत से भी एक मैम जुड़ी हुई हैं, मुझे लग रहा है कि मैम पहली बार जुड़ी हैं। मैम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सभी को पता है कि प्रत्येक बुधवार को हम लोग तकनीकी विषयों पर जो कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। तो हमारी जो 75वीं कार्यशाला है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित करने जा रहे हैं। विंडोज 11 और ऑफिस 365 के अद्यतन फीचर्स, खासतौर पर भाषाओं के संबंध में इस पर हमारे जो अतिथि वक्ता रहेंगे वो हम सभी का ज्ञानवर्धन करेंगे कि आप भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी में, आप जो MS ऑफिस है उसका जो विंडोज 11 है और 365, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और उस पर आप कैसे सहजता पूर्वक, सुगमता पूर्वक आप काम कर सकते हैं। इस पर आगामी बुधवार को अर्थात 6 मई को शाम 6 बजे इसी लिंक के माध्यम से जो अतिथि वक्ता हैं वो हम सभी की ज्ञान चेतना को जगाएंगे और कुछ नया हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे उनके माध्यम से। तो मुझे लग रहा है आप सभी लोग फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र ईमेल पर प्राप्त कर लिए होंगे। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ हम आज के इस अनुष्ठान को यहीं पर विराम देते हैं। फिर बुधवार को हम लोग मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला बुधवार की हमारी है। आप लोग जरूर समय निकालकर जुड़ें, अपनी तकनीकी चेतना को थोड़ा सा विकसित करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।